ठीक है, हाँ वो नीचे से स्ट्रेट नहीं कराए थे। चलो नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान के किसानों के लिए खुशी की खबर। राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि अब 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने का किया फैसला। किसानों को अब किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। आईसीएमआर ने उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने की दिशा में भ्रामक विज्ञापनों से सचेत रहने को कहा। आईसीएमआर ने कहा कि उपभोक्ताओं को स्वस्थ विकल्प के लिए लिखी जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। किसानों को ड्रोन से खाद एवं दवाओं के छिड़काव की दी जा रही है सुविधा। सरकार द्वारा ड्रोन खरीद पर दी जा रही है भारी सब्सिडी। सरकार युवाओं एवं महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की दे रही है ट्रेनिंग। बिहार के प्रगतिशील किसानों ने आधुनिक चावल की खेती का लिया प्रशिक्षण। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में व्यवहारिक कौशल सिखाया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए का इजाफा किया है। सरकार के इस फैसले के बाद किसान सम्मान निधि की राशि अब 6,000 रुपए से बढ़कर 8,000 रुपए हो जाएगी। और सरकार के इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के समग्र उत्थान की दिशा में पीएम किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों के लिए केंद्र सरकार की 6,000 रुपए की सालाना राशि बढ़कर अब 8,000 रुपए हो गई है। अन्नदाताओं के सर्वांगीण उन्नयन हेतु प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान निकाय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि पैकेट बंद सामान पर खाद्य लेबल भ्रामक हो सकता है और इस संस्था ने जोर देकर कहा है कि उपभोक्ताओं को सामान खरीदते वक्त स्वस्थ विकल्प के लिए उस पर लिखी जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। आईसीएमआर ने यह भी कहा है कि शुगर फ्री होने का दावा करने वाले खाद्य पदार्थ वसा से भरे हो सकते हैं, जबकि डिब्बा बंद फलों के रस में फल का केवल 10% तत्व ही हो सकता है। और हाल ही में जारी किए गए आहार संबंधी दिशा निर्देशों में आईसीएमआर ने कहा है कि पैकेट वाले खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य संबंधी दावे उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए और उन्हें इस बात पर राजी करने के लिए किए जा सकते हैं कि ये उत्पाद सेहत के लिहाज से अच्छा है। एनआईएन ने कुछ उदाहरण देते हुए कहा है कि किसी खाद्य उत्पाद को तभी प्राकृतिक कहा जा सकता है कि जब उसमें कोई रंग या स्वाद या कृत्रिम पदार्थ ना मिलाया जाए और वह न्यूनतम प्रसंस्करण से गुजरा हो। आईएनआई ने लोगों से लेबल, खास तौर से सामग्री और अन्य जानकारी के बारे में सावधानी पूर्वक पढ़ने का अनुरोध किया है। आईएनआई ने कहा है कि शुगर फ्री खाद्य पदार्थ में वसा, परिष्कृत अनाज, सफेद आटा, स्टार्च मिला हो सकता है और बल्कि छुपी हुई शुगर हो सकती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने स्वस्थ खान पान की आदतों और जीवन शैली की वकालत करते हुए देश में कुपोषण और मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों जैसी बीमारियों से निपटने के लिए आहार संबंधी सिफारिशें जारी की हैं। आईसीएमआर के अनुसार पोषक तत्वों वाला भोजन लेने से 80% तक मधुमेह, टाइप 2, रक्तचाप, दिल की बीमारियां सहित गैर
संचारी रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है। और एक दिन में 2000 किलो कैलोरी सेवन के लिए लोगों को लगभग 250 ग्राम अनाज, 400 ग्राम सब्जियां, 100 ग्राम फल, 85 ग्राम दाल, अंडे, मांस वाले खाद्य पदार्थ, 35 ग्राम नट्स और बीज खाने चाहिए। और 6 से 8 माह के शिशु के लिए दिन भर में 650 कैलोरीज की जरूरत होती है। और अगर मां 4 बार स्तनपान कराती है तो उससे शिशु को अधिकतम 500 कैलोरीज ही प्राप्त होती हैं। और देश में अधिक से अधिक किसानों को ड्रोन से खाद एवं दवाओं के छिड़काव की सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा ड्रोन खरीद पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। और साथ ही युवाओं एवं महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में किसान ड्रोन खरीद पर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में ड्रोन संचालन के लिए ड्रोन पायलट के पास वैध लाइसेंस होना आवश्यक है। इच्छुक किसान केंद्र संचालक संस्थान ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल farmer.mpdage.org पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ ही धरोहर की राशि, 5000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट एवं ड्रोन पायलट का वैध लाइसेंस अपलोड करना अनिवार्य होगा। किसान ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को शासन की ओर से अनुदान दिया जाएगा। इसमें व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को यंत्र की कीमत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। और बिहार के प्रगतिशील किसानों ने आईसार्क वाराणसी में आधुनिक चावल की खेती का प्रशिक्षण लिया। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आईसार्क और बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU की संयुक्त पहल पर चावल उत्पादन अभ्यास पर आधारित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों ने उत्साह से भागीदारी की। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और अपनी फसलों के मूल्य में वृद्धि करने की किसानों की क्षमता को बढ़ाना था। इस कार्यक्रम ने बिहार की जलवायु के अनुकूल चावल की किस्में, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन और प्रभावी कृषि योजना के बारे में किसानों के ज्ञान को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया। प्रत्यक्ष बीज वाले चावल DSR में खरपतवार, पानी और पोषक तत्व प्रबंधन पर सत्रों के साथ साथ एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन ने प्रतिभागियों को संसाधनों का अनुकूल करने और उपज को अधिकतम करने की रणनीतियों से लैस किया। और समापन व्याख्यान में किसानों को सेवा प्रदाता बनाने के लिए एक परिवर्तनकारी व्यवसाय मॉडल पेश किया गया। और भारत में धान खरीफ सीजन की मुख्य फसल है। यहाँ तक कि कई राज्यों में किसान धान की खेती पर ही निर्भर रहते हैं। और ऐसे में धान का बंपर उत्पादन प्राप्त कर सकें और मुनाफा कमा सकें, इसके लिए किसानों को उनके क्षेत्र की जलवायु के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन करना जरूरी है। ऐसे में जिन जगहों पर अधिक वर्षा, बाढ़ या जल जमाव की स्थिति रहती है, वहां किसान बाढ़ प्रतिरोधी किस्म स्वर्णा सब एक किस्म का चयन कर सकते हैं। धान की स्वर्णा सब एक किस्म भी बाढ़ प्रतिरोधी किस्म है और इस किस्म के धान के पौधे 12 से 14 दिन तक पानी में डूबे रहने के बाद भी खराब नहीं होते हैं। हालांकि डूबने के 10 दिन बाद इसकी पत्तियां मृत और मुरझाई हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इस किस्म में UP1 जीन की उपस्थिति के कारण धान की खेती की यह किस्म बाढ़ संभावित और निचले क्षेत्रों के लिए उपयोगी रहती है। ये धान की एक अर्ध बौनी किस्म है जिसकी लंबाई 105 से 110 सेंटीमीटर की होती है। स्वर्णा सब एक धान की फसल सीधी बुआई करने पर 140 दिनों में एवं रोपाई करने पर 145 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसका दाना मध्यम पतला होता है और इससे 66.5% अविभाजित चावल यानी कि हेड राइस प्राप्त होता है। सामान्य स्थिति में धान की यह किस्म 4.5 से 5.5 टन प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार देती है, तो वहीं जलमग्नता की स्थिति में 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर तक की उपज देती है। और सीधी बुआई के लिए जून महीने का प्रथम पखवाड़ा सबसे उपयुक्त समय है।
वहीं रोपाई हेतु पौध तैयार करने के लिए क्यारी में जून के पहले सप्ताह में बुआई करना अच्छा रहता है। तो वहीं बात की जाए बुआई के लिए बीज दर की, तो किसान सीधी बुआई के लिए 60 से 70 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर एवं रोपाई के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर लेना पर्याप्त रहता है। वहीं दिल्ली की जनता पानी के लिए हाहाकार कर रही है, लेकिन राजधानी में जल संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन दिल्ली के कई इलाकों से पानी के लिए तरस रहे लोगों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली के ओखला विहार फेज 2 का भी यही हाल है, जहां संजय कॉलोनी में टैंकरों आते ही लोग तपती गर्मी में पानी भरने के लिए कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आते हैं। भीषण गर्मी की इस मार में मयूर विहार के लोग भी अपनी प्यास बुझाने के लिए बर्तन लेकर सड़कों पर लाइन में लगते नजर आए। लोगों ने इसकी शिकायत देने के बाद भी समाधान नहीं होने पर दिल्ली सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। जितेंद्र है और ये संजय कॉलोनी की हालत आप देख रहे हो, किस तरीके से पानी की समस्या हो रही है। पब्लिक पीछे लाइन लगाए हुए खड़ी है। मौसम विभाग ने पश्चिम उत्तर भारत में आज से भीषण गर्मी की आशंका जताई है। विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिन के दौरान पूर्व और मध्य पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। तो वहीं बिहार में फिर से गर्मी झुलसाने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है और अगले 48 घंटे में राज्य के कई जिलों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक वृद्धि का पूर्व अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने बिहार के 4 जिलों बांका, भागलपुर, जमुई और पूर्वी चंपारण में आज लू चलने की ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार लू और उमस भरी गर्मी की चपेट में रहेगा और इसको लेकर कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज से कह सकते हैं अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार के अधिकांश भागों में, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पार्ट को छोड़ दें तो तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो सकती है। इसके कारण से कई जगहों पे आइसोलेटेड पॉकेट्स में हीट वेव लाइक कंडीशन प्रिवेल कर सकती है। इसके साथ साथ जो रात का तापमान है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी। इसके कारण से जो डिस्कम्फर्ट का जो टाइम है वो करीब बढ़ सकता है। और देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के अनेक रूप देखने को मिल रहे हैं। कहीं लोग भीषण गर्मी, तो कहीं लू के थपेड़ों से परेशान हैं, तो कहीं आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। वहीं बीते कुछ दिनों से पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज सुहाना बना हुआ है। इस बीच दक्षिण पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया है। मुंबई में मानसून के दस्तक देते ही झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है। मुंबई शहर में झमाझम बारिश हुई है। महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने के बाद राज्य के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप कम हुआ है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं भारी बारिश के बाद अलका चौक पर जल जमाव भी देखने को मिला है, जिसके बाद लोगों को आवाजाही में खास परेशानी का सामना करना पड़ा और साथ ही वाहनों की आवाजाही भी अवरुद्ध हुई है। गुजरात के सूरत में भी मौसम बदलते ही शहर में झमाझम बारिश हुई है। वहीं पुणे में शनिवार देर रात हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते कई इलाकों में भारी जल भराव देखने को मिला है और जिसमें कई लोगों के फंसे होने की सूचना मिलने पर प्रशासन ने संज्ञान लिया और मामला पुणे के लोहेगांव क्षेत्र का है, जहां जल भराव में फंसे 3 लोगों को अग्निशमन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में मूंग के सौदे सुस्ती के साथ हुए। 7 जून को मूंग का भाव 7,325 रुपए रहा, जो 8 जून को 10 रुपए गिरकर 7,315 रुपए क्विंटल रह गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मूंग के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 7 जून को इसका भाव 9,600 रुपए था, जो 8 जून को 100 रुपए बढ़कर 9,700 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी मूंग के कारोबार में बढ़त का रुख रहा। यहाँ 7 जून को मूंग का भाव 7,500 रुपए था,
8 जून को इसमें 350 रुपए की तेजी आई और भाव 7,850 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में बीते 2 दिन यानी 7 और 8 जून को मूंग का भाव 8,000 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान मूंग की उपज 15,06,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022 से 23 में ये आंकड़ा 36,76,000 टन था। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023 से 24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 260,58,000 थी। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 7 जून को टमाटर का भाव रहा 2,100 रुपए, जो कि 8 जून को 150 रुपए बढ़कर 2,250 रुपए पर पहुंच गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी टमाटर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 8 जून को टमाटर का भाव 250 रुपए चढ़कर 2,000 से 2,250 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 7 और 8 जून को टमाटर का भाव बिना किसी फेरबदल के 1,400 रुपए पर टिका रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में टमाटर की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां 7 जून को टमाटर का भाव रहा 1,290 रुपए, जो कि 8 जून को 40 रुपए टूटकर 1,250 रुपए पर आ गया। बात पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की उपज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा में धान की कटाई करें, धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं, यहां मूंगफली की खुदाई कर लें, साथ ही मक्के की कटाई करें। इस समय टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहें। ओडिशा में बीन की बुआई कर लें, यहीं लोबिया भी बोएं। किसान खीरे के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसी तरह भिंडी में भी जरूरत के अनुसार नमी बनाकर रखें, वहां हल्दी की बुआई कर सकते हैं। अभी अदरक की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही किसान लौकी के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। पश्चिम बंगाल में धान की नर्सरी तैयार करें। अभी धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यहीं सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। इस समय सोयाबीन में जरूरी उर्वरक डालें। किसान अदरक की रोपाई कर लें, वहां मक्के की कटाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीन की बुआई करें। इसके अलावा मूंगफली में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। पश्चिम बंगाल में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों।
इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में वोट शेयर के साथ लगातार चुनावी जीत वाले नेताओं में नरेंद्र मोदी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जर्मनी की एंजेला मर्केल और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेने से पहले महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बापू को नमन करने के बाद पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी सुबह राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार साझा किए। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित होने वाली कैबिनेट में उन्हें जो भी पोर्टफोलियो दिया जाएगा उसमें वो पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक और पद्म पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले रेत की कलाकृति बनाकर पीएम का अभिनंदन किया। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृष्णा जिले के केसरापल्ली आईटी पार्क में समारोह आयोजित होगा। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग सोमवार की शाम 4 बजे अपनी मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कोकर में समाधि स्थल पर भगवान बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केरल में मशीनी नौका से मछली पकड़ने पर 9 जून की रात से 52 दिन तक प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध मछली पकड़ने वाली पारंपरिक नौकाओं पर लागू नहीं होगा।
राजस्थान के सीकर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई है। वहीं राष्ट्रीय भूकंप निगरानी केंद्र के अनुसार अभी तक जानो माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस यानी कि जेईई एडवांस 2024 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आईआईटी एडमिशन का गेटवे कही जाने वाली इस परीक्षा का परिणाम इस साल आईआईटी मद्रास द्वारा जारी किया गया है। आईआईटी दिल्ली जोन के वेद लाहौटी ने 360 में से 355 अंक लाकर आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है, तो वहीं लड़कियों में ध्वजा धर्मेश कुमार पटेल ने टॉप किया है। और इसी के साथ ही हमारा किसान समाचार यहीं समाप्त होता है। अनुमति दें, नमस्कार।